हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश की सियासत किस तरफ जा रही है, वो बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। और चिंता का विषय इसलिए भी है कि वो नफरत के जो जाल है, वो ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े पैमाने पर बहुत से कम्युनिटीज को, लार्जर सेक्शन, बड़े सेक्शन, ज्यादा लोगों की तक पहुंचता जा रहा है। अब किसानों के प्रोटेस्ट को एक कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है, उनकी सपोर्ट है। दूसरी तरफ नफरत फैलाने वालों को भी एक तरह से ऐसा लगता है कि खुली इजाजत है। रागिनी ठाकुर एक लेडी है दिल्ली में, जिन्होंने किसानों से कहा है कि इसको 17 दिसंबर से पहले ये प्रोटेस्ट बंद करो, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो कुछ फरवरी में हुआ था वैसा हशर कर देंगे। उसके अलावा साथ साथ मनुवाद को सपोर्ट करने के लिए जो मालेगांव की एक्यूज हैं और बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने मनुस्मृति को दुरुस्त करने कहने की कोशिश की है और कहा है कि शूद्र जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, इसको लोग समझते नहीं है। अगर किसी को शूद्र कह दो तो बुरा नहीं मानना चाहिए। इन सब मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर से हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप नमस्कार। बताइए कि आखिर हमें क्या क्या देखना होगा, किस तरह से जो धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है उसके खिलाफ जो लोग भी तेज तर्रार होकर के और नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और बाकी हम सब लोग खुली आंखों से ये सब कुछ देख रहे हैं, जो शायद आम हालात में हमें कभी देखने को नहीं मिलता था। आप क्या कहते हैं? नमस्कार। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता, ये कहावत है। हम्म, इन्होंने गांधी हत्या की थी तो इनके गांव से इनका इतना तेजी से पलायन हो गया कि गांव में अब प्रसाद के लिए भी नहीं। और संघीय जात वाले कोई बचे नहीं है गांव में। एका दुका बचा होगा तो वो अपने खेती बाड़ी करता है, और ये ज्यादा होशियारी बंद कर दिया है उसने। तो सवाल यह है कि वो रागिनी तिवारी क्या बोलती है। शायद रागिनी तिवारी वही है ना जो हिमाचल में बाथरूम में क्रियाकर्म कुछ कर रही थी, वही है ना ये? मेरे हिसाब से तो वही है। तो ठीक। ये इनका जो थाईलैंडी धंधा है परोसने का, और जब तक दूसरा दबते रहता है जब तक उसको दबाने का, और जब एक बार पलट जाए तो हाथ पैर जोड़ के उसके पैर पड़ने का, ये धंधा है इन लोगों का। तो इनको ठीक है, वो जो बोल रही है 17 तारीख को हम ये बना देंगे, उसको फलाना बाग बना देंगे, जाफराबाद बना देंगे। इनको मैं आगाह करना चाहता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुमने अति किए थे गांधी को मारकर, दूसरी अति करोगे तुम किसानों को बदनाम करके और किसानों को मारकर। तुम में अगर सही में दम है तो वो जो किसान वहां बैठे हुए हैं उन पे बल प्रयोग करके देख लीजिए आप। और बल प्रयोग करने के बाद अगर आपकी कब्र नहीं खुद गई हिंदुस्तान में, तो हमारा नाम अविनाश काकड़े नहीं बोलेंगे हम। क्योंकि हम्म, इनका आंदोलन चल रहा था हमारे यहाँ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो चल रहे थे, इलेक्शन चल रहे थे। ये अभी 8-10 दिन में ही वो चले इलेक्शन। तो इनका एक भी जगह नहीं आया। संघीयों के 57-58 साल का जो रिकॉर्ड था कि जहां कभी हारी नहीं थी आरएसएस, नागपुर का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन, उसमें इनका बेड़ा साफ हो गया। 17,000 वोटों से ज्यादा के वोटों से ये हार गए वहां। तो इनकी औकात दिखाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये जो है ना, आपको जो बोल रहे हैं टीवी पे आके और इस पे आके, ये कहाँ दड़बे में घुस जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये इनका कोई चरित्र नहीं होता भाई साहब, ये समझ लो। ये हम्म, चरित्रहीन लोग हैं। ये सत्ता के साथ में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और ये जो लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, तो आपको पता है कि मोदी जी ने सरदारों को अपने सिक्योरिटी गार्ड से निकाल दिया है। हम्म, क्यों? ठीक। क्योंकि उन पर भरोसा नहीं रहा। उनके विरोध में जो खालिस्तानी नाम का स्टेटमेंट दिए। और ये मोदी जी को और इनको सबको ध्यान रखना चाहिए संघियों को कि उनके आसपास जितनी सिक्योरिटी है, मोहन भागवत से लेके सबको, उसमें हमारे बच्चे हैं। और हमारे बच्चों को अगर समझ में आ जाए कि हमारे बाप पे, हमारे भाइयों पे अन्याय करने के लिए हमारा यूज किया जा रहा है,
और वो अगर ये हो जाए यानी विरोध में हो जाए, तो आप बताइए कितने मोदी सिक्योरिटी देंगे, कितने तिवारी सिक्योरिटी देंगे इनको, और इनकी हैसियत है क्या खुद की भी सिक्योरिटी करने के लिए? अकेले मोदी की सिक्योरिटी नहीं कर सकते ये। मोदी जी असुरक्षित हो जाएंगे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा ना। तो ये बेकार की जो बातें हैं, ललकारने वाली बातें, देखो मैं बार बार बोलता हूं कि जब मुस्लिम हिंदुओं का विरोध करता है तो उनको विरोध करना होता है मनुवादियों का, ये जो मनुशास्त्र समझाते हैं उनका विरोध करने होता है। मगर वो अनावधान से हिंदू बोल देते, और हिंदू बोलने के बाद जो किसान जातियों के साथ में संघर्ष शुरू हो जाता है, वो अनायत लगाया हुआ है, ये मुर्गे लड़ाने का जो काम करते हैं संगी मुसंगी, उसका ये लगाया हुआ होता है। और उसके वजह से फिर गाजियाबाद हरकत हो जाती है, मेरठ वाली हरकत हो जाती है, गुजरात वाली हरकत हो जाती है। क्योंकि आपको लड़ना है, आपको और हमको भी लड़ना है मनुवाद के विरोध में, आपको और हमको लड़ना है संगी मुसंगियों के विरोध में। मगर जब हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, तो मुसलमानों के पास भी शस्त्र है, तो फिर किसानों के पास भी शस्त्र अस्त्र होते हैं, और फिर वो लड़ाई ऐसी घातक हो जाती है, और ये दोनों ऊपर बैठ के तमाशा देखते हैं। इसलिए तिवारी विवारी का ध्यान ही मत रखो, इनका कोई ध्यान देने लायक भी नहीं है। क्योंकि ये कब किसके साथ में हम शैया हो जाएंगे, हम बिस्तर हो जाएंगे, इनका कोई पता नहीं है। इनकी सालों की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है इनको। ये जो बोल देंगे और बाद में दड़बे में घुस जाएंगे और लड़ पड़ेंगे हम और आप लोग। तो ये हमको समझना पड़ेगा इनका षड्यंत्र। तो ये आपने जो मनुवादी ताकतों की बात कही, ये प्रज्ञा ठाकुर का जो बयान है, इसका क्या मीनिंग है? ये जो कह रहे हैं कि ये शूद्र जो है वो समझते नहीं है और ये कोई बुरी बात नहीं है, यानी उनका कहना यह है कि ये कोई गाली नहीं है, इसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इसको पहले किस तरह से देखते हैं? पहले तो वो ठाकुर सरनेम लिखने की बजाय अपना जो तिवारी त्रिवेदी त्रिपाठी सरनेम है वो लिखे। हम्म, हम्म, क्षत्रियों के आड़ में न छुपे, बाद में ज्ञान बांटे। कौन है प्रज्ञा ठाकुर? अपराधी है ना। हम्म, आरएसएस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, इसलिए उनके यानी उनके विरोध के जो एविडेंस थे वो प्रोड्यूस नहीं हो सके, इसलिए बाहर घूम रही है, इसलिए सांसद बनी है ना। बाकी क्या है उसकी हैसियत? तो एक अपराधी, जो अपराधी इनके लिए पॉजिटिव है, इसलिए वो अपराधी घोषित नहीं होके सांसद बना दिया। और आपको एक बात बता देता हूं काजमी साहब, जी कि जी। इसको जब खड़ा किया था भोपाल इलेक्शन में, तो इलेक्शन के इसके विरोध में बवाल शुरू हो गया था, और 3 फेज इलेक्शन खाली प्रज्ञा ठाकुर पर चर्चा करते हुए बीत गया था। ठीक है, जो है ना ये हड्डियां फेंकने का काम करते हैं, ये प्रज्ञा ठाकुर वाकुर जो चीज है ना, ये हड्डी है उनके लिए भी। जब उनको लगेगा कि ये हड्डी गले में फंस गई है, तो वो 1 मिनट में निकाल के इसको बाहर कर देंगे। ऐसे कई लोगों को बाहर किया। आज आडवाणी जी की हालत देख रहे हो, इतना बड़ा आदमी उनका, जिन्होंने इनको भीष्म कहते हैं उसको, जिसने उसने अपने कंधे पर खड़ा करके इनको सबको बड़ा किया, उसकी हालत क्या कर दी है, वो जोशी जी की हालत क्या कर दी है। तो ये कौन चीज है? ये है क्या? ये तो पपेट है उनकी। जब तक ये हड्डी उनके गले में नहीं फंसती, इसको दौड़ा रहे, दूसरों को नचा रहे, उसके दूसरों के सामने, फेस के सामने, ये हड्डी है। तो ये हड्डी से हमको समझ लेना चाहिए कि ये हड्डी के लिए कुत्तों जैसा नहीं लड़ना चाहिए, उनको हड्डी फेंकने का शौक है। रही बात प्रज्ञा ठाकुर ने जो बोला कि ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलने से, और वो वैश्य को वैश्य बोलने से, और क्षत्रियो को क्षत्र बोलने से तो शर्म नहीं आती, या उनको कुछ अपमानित नहीं होता, तो शूद्र को शूद्र बोलने से तू बोल के देख ना, बोल के देख, किसको समझाती है तू? तू बोल के देख, कितने ब्राह्मण बोलते हैं उनको जातिवाचक, उन उन शूद्रों को जिनको तुम शूद्र बोलते हो। हम किसान लोग हैं, हम शूद्र नहीं है, हम इनकी वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। क्योंकि इनकी वर्ण व्यवस्था की जो व्याख्या है उसमें मैं बैठता नहीं हूं। मैं किसान आदमी हूं, और किसान धर्म भी है और कर्म भी है। तो गीता में जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशा, तो किसानी गुण भी है और कर्म भी है। तो ये गुण और कर्म किसानी का, ये कोई वर्ण व्यवस्था में नहीं बैठता है। हम कोई सेवा कर्म नहीं करते थे, और हम कोई इनके व्यवस्था के पार्ट नहीं है। मगर ये जबरदस्ती हमको देते। किसान कम्युनिटी इस देश में कंफ्यूज है। वो कभी खुद को समझती है क्षत्रिय, कभी समझती है वैश्य, कभी समझती है शूद्र। तो ये कंफ्यूजन इसीलिए पैदा किया कि हम विभाजित होते रहे, हम आपस में ही गुत्थम गुत्थ रहे, और इनके तरफ नजर उठाकर नहीं देखे, या इनके तरफ सूर हमारा नहीं हो जाए, इसलिए ये बदमाशी करते हैं। तो शूद्र जो होंगे उनको जरा, ये जो ठाकुर है वो शूद्र बोल के देख ले, उनका जाति का नाम बोल के देख ले, इसकी 4 पुश्ते उखाड़ के वो अम्बेडकरवादी इसको ठीक कर देंगे। जरा नाम लेके देख,
तो हमारे लिए बोल नहीं रही है, तो हमको इसमें रिएक्ट होने की जरूरत नहीं है। और इसको अगर बहुत ही होशियारी है तो ठाकुर के जगह ब्राह्मण जो है उसका वो लगा के रहे और उसके बाद राजनीति करे, उसके बाद ये सब बात करे। हमारा पल्लू ओढ़ के ठाकुरों का और ये जो काम कर रही है, ये तो शिखंडी के काम है। इसको मैं कोई ठाकुर वाकुर नहीं, शिखंडी समझता हूं, और वो शिखंडी है। अगर दम है तेरे में तो जैसा भगत सिंह ने बोला था कि हाँ मैंने ये अपराध किया हूं, गांधी ने बोला था हाँ मैंने ये अपराध किया हूं और ये अपराध है तो मैं बार बार करूंगा, ये जो मर्दानगी होती है, ये इनका माफी वीर नहीं दिखा सका। ये मर्दानगी, वो बोलता है कि मुझे पता नहीं ये अपराध है क्या, अगर ये मेरे से हो गया होगा तो मुझे माफी दे दीजिए, मैं आज जन्म आज यानी पूरे मरते तक आपकी सेवा करूंगा। और 67 रुपए पेंशन लेकर, जबकि कलेक्टर का पगार पेमेंट जो था उस वक्त 35 रुपए था, और इसको जेल से छूटने के बाद 67 रुपीज आजन्म मरते तक इसको दिए गए। तो ये ऐसे गद्दार जो है वो हमको ना व्यवस्था सिखाए, ना हमको कोई ज्ञान देने का प्रयास करे। अब इनकी जल्दी ही पोल खोल होने वाली है। और ये गला जो पकड़ा है ना दिल्ली का, वो सरदार है, असरदार भी है। और ये उनको जो बोल रहे हैं ना कि लंगर कहां से आते हैं और वहां घी कहां से आता है और वहां जिलेबी कहां से आती है और वो आती है, वो 550 सालों से चला रहे। ये आटा बेसन मांगने वाले, ये तुम्हारा आटा बेसन कहां से आता था ये बताओ। मेरे हमारे गांव में 40 साल पहले ना मंदिर थे ना शमशान थे, हमारे यहाँ शमशान भी नहीं थे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं को खेत में जला के वहीं हमारा अस्थि विसर्जन हो जाता था, वहीं राख फैला दी जाती थी। तो हमारा जमीन से ये नाता है। तुम्हारा क्या नाता है? तुम हर वक्त मूर्ख बनाने के जो काम करते हो। और इस देश में जो धर्मांतरण हुआ है, चाहे ईसाई बने हो चाहे मुस्लिम बने हो, वो कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बने, 2-5% जोर जबरदस्ती से बने होंगे, मगर तुम्हारे जातिगत अन्याय और इसी तरीके से तुम्हारी जो बेहूदगी है, नालायकी है, उसके वजह से वो धर्मांतरण हुए और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। तो सबसे पहले अगर अब कुछ होगा तो तुमको सबक सिखाएंगे हम। मैं इसके लिए पूरी पूरी तरीके से मैं रोज दिन में 10 मीटिंगें कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि इनकी ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जब तक नहीं निपटते, ये धर्म का धंधा करने वाली व्यवस्था को नहीं निपटते, धर्म की समझ हम में जब तक उत्पन्न नहीं होती, सच में अध्यात्म को हम जब तक नहीं समझते, जब तक इनके धंधे चलते रहेंगे। आप बताइए कि मंदिर नहीं खुले तो लोगों को चिंता होनी चाहिए थी, मगर इनको चिंता हो गई कि हम भूखे मर रहे। तो बताओ, ये बताओ, मैंने खुले दिल से बताओ, हिम्मत है तो बताओ कि ये धर्म नहीं है, हमारा धंधा है और हमारे पेट नहीं भर रहे थे इसलिए हमने जबरदस्ती मंदिर खुलवाने का काम किया। अच्छा, प्रज्ञा सिंह बताने की, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब से पहले नाथुराम गोडसे को भी बहुत बड़े आदमी के तौर पर कहा और गांधी जी के हत्यारे के सपोर्ट में बयान दिया। उसके बाद भी ये पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी के मंदिर में बैठी हुई है। आखिर ये किस तरह से किस तरफ जा रहा है देश? और सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन उनको पूरी छूट दी हुई है। आप इसको मतलब किस तरह से, हम कहां समझे सरकार को? और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। आखिर धर्मनिरपेक्ष संविधान क्या पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या समझा जाए? देखो, हमारे यहाँ देश का दुनिया का पहला आतंकवादी यहीं पैदा हुआ था, जिसका नाम था परशुराम, जिसने माँ के पेट से बच्चे निकाल के उनको भी मार दिया था। तो ये पहला आतंकवादी उनके लिए भगवान है। दूसरा आतंकवादी बलि था, वो भी उनके लिए वो था, वामन, बलि को मारने वाला, वो भी उनके लिए भगवान था, भगवान है। हमारे लिए नहीं हो सकता ना। वैसा गांधी हमारे लिए आदर्श है, उनके लिए गोडसे ही आदर्श होगा। उसका कारण ये है कि उनकी संस्कृति हत्यारों की संस्कृति है। ये बोलते वक्त मुसलमानों को बोलते आतंकवादी, मगर सबसे बड़े आतंकवादी यही लोग हैं। संघी सबसे बड़ा आतंकवादी है और इसके प्रमाण हैं। इस देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इसके भी प्रमाण हैं। इस देश का कोई भी दूसरा बासिंदा इतना क्रूअल नहीं हो सकता, इसके भी प्रमाण हैं। छत्रपति संभाजी राजे को जो मारा गया था वो मनुस्मृति के अनुसार मारा गया था, कुरान के अनुसार। और वो जो औरंगजेब के हाथ से इन्होंने मरवाया था, तो औरंगजेब प्रॉमिस दे के फंस गए थे। औरंगजेब को, क्योंकि संभाजी राजे से लड़ते लड़ते थक गया था, वो राज्य उसके बस का नहीं था समाप्त करने, तो उन्होंने बोला था कि कोई तो भी फितौरी करो।
कोई तो भी हमको हमको शामिल हो जाओ, विभीषण बन जाओ। तो यही विभीषण बने थे और इन्होंने संभाजी राजे को पकड़ा दिया। हालांकि संभाजी राजे का एक साला भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। तो ये परिवारों में फूट डालने का और धोखे से हत्या करने की ये आदि है। और वो जो हत्या हुई थी संभाजी राजे की, वो हत्या इन्होंने मनुस्मृति के अनुसार करवाई थी। तो ये पहले से इनका सारा का सारा आतंकी षड्यंत्र है और वो आतंकी षड्यंत्र की उपज है। मैं फिर से बोलता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर उनके लिए हड्डी है। वो हड्डी आज फेंक रहे, इसके सामने उसके सामने फेंक रहे। और बची हमारे देश की और संविधान की, ये देश में मौलिक इतनी ताकत है कि कितने भी आतंकी हमले और आतंकी कम्युनिटी हम डाइजेस्ट करने का क्षमता रखते हैं। और जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसको कील करने भी क्षमता रखते हैं। इस देश में आतंकवाद जरूर समाप्त होगा और आताताइयों का राज भी समाप्त होगा। एक बात, अभी जब किसान जागा है, करवट जब लेते हैं हम बहुत आहिस्ता से करवट लेते हैं, क्योंकि हमें भूमि के गुण ज्यादा है। तो भूमि जब करवट लेती है तो सब उलट पुलट कर देती है। भूकंप आता है तो सब गन्ने बेड़ा गर्क कर देती है। तो इनका बेड़ा गर्क करने के लिए अभी करवट की पहली मोड़ है। ये जो 1 करोड़ में बैठे हुए वो पहली मोड़ है। हमारी जनसंख्या वैसे 90 करोड़ है, किसानों की, किसान जातियों की और किसान समर्थक जातियों की। तो ये 90 करोड़ जब करवट लेंगे तो ये जो 2-4 करोड़ 10 करोड़ होंगे ना, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। और मैं फिर बोलता हूं कि ये किसान आंदोलन का विरोध वही लोग करते हैं जो अनाज नहीं खाते, जिनको अनाज से कोई सारोकार नहीं है। क्योंकि अडानी और अंबानी के हाथ में जब अनाज चले जाएगा तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा, आपको आटा मिलेगा 100 से 150 रुपए किलो। आज जो मध्यम वर्गीय के बच्चे जो संघ के भक्त बने हुए घूम रहे हैं, वो तैयार रहे कि उनके वक्त जब उनकी जवानी आ जाएगी या उनका जो संसार का समय, उसका परिवार का समय शुरू होगा, तो 100 से 150 रुपए किलो आटा खाने की तैयारी रखना। हम तो वो लोग हैं कि हमारी वो ताकत है कि हम जमीन से पैदा कर लेंगे। मगर तुम जय शहरों में बैठे हुए हो, वो 20 ग्राम के पेन के सिवाय ज्यादा उठाने की हैसियत नहीं है। जब नौकरी छूट जाएगी तो मेहनत करना ये आपके बस में नहीं है। और मेहनत नहीं करोगे तो लाचारी के सिवाय आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और आप कभी मंदिर में दक्षिणा नहीं ले सकोगे, क्योंकि आपको उस वक्त लात मार के पिछड़ाड़े में लात मार के भगा दिया जाएगा कि आप हमारे लोग नहीं हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, इसलिए आपको उन मंदिरों से भगाया जाएगा। आपकी व्यवस्था उपयोगिता जब तक है जब आप तक देने के लिए आपके पास में कुछ है। जब आप 150 रुपए आटा खरीदोगे तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आप आपकी ही प्रपंच व्यवस्था में लगे रहोगे। और ये समय बहुत जल्दी अडानी और अंबानी लाने वाले हैं। जब तक ये कानून बनने के पहले सारे एफसीआई के गोडाउन अंबानी को और अडानी को कैसे भेंट किए गए, ये कैसा षड्यंत्र है, हमको फूड के बारे में कैसे परावलंबी बनाया जा रहा है, ये जो समझ नहीं रहा होगा शहर का तबका, शहर के बच्चे और उन लोगों के बच्चे जो मोदी भक्ति में और संघ भक्ति में लिप्त है, तो मैं उनको बोलता हूं आंख खोल लो। अगर आंख नहीं खोलोगे तो बाद में आंख खोलने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जिंदा रहने के लिए आपके पास में कुछ नहीं होगा। आखिर में आप ये बताइए कि आप देश की जनता को, खासतौर पे किसानों को, जबकि ये धमकी की बात आ गई है और टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कही जा रही है, यानी एक तरफ कहते हैं कि बातचीत के लिए दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो इनके साथ लग गया है, किसानों के साथ। आखिर इसका किसान क्या मतलब समझे, क्योंकि आप किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और मूवमेंट जो कुछ चल रहा है उसमें आप बाकायदा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट्स में। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त किसानों को, खास तौर पे क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों को कहना चाहता हूं, जिस शांतिपूर्वक धैर्य से आप कर रहे हो यही रास्ता आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। ये जो आपको भड़का रहे हैं वो वायलेंस पैदा करना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा भी वायलेंट मूवमेंट कुचलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। आप इसीज का देख लिया है आपने, तालिबानियों का हशर देख लिया। कोई भी क्रूएल मूवमेंट का या हत्या करने वाली मूवमेंट का हशर आप देख लेते हो कि बहुत जल्द सारी दुनिया के लोग इकट्ठा होकर उनको कुचल देते हैं। मगर जब शांतिपूर्ण मूवमेंट होता है, जैसे किसान अभी कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट के प्रति देश में, दुनिया में सिंपैथी हो जाती है पैदा। और ये सिंपैथी इन हरामियों को मारने के लिए बहुत
अच्छी चीज है। ये हथियार से उसी मरेंगे जो हथियार हमको हमारे बुद्ध ने, हमारे बाबा साहब ने, हमारे गांधी ने हमको दिया है। वो हथियार है शांति का हथियार। कितनी भी चिढ़ आपके मन में हो, कितना भी विरोध आपके मन में हो, मगर उसका जवाब हमें शांतिपूर्ण देना है, क्योंकि ये देश शांति प्रिय है। हमें सबने शांति सिखाया है। हाँ, मगर आपके बीच में आकर कोई आपको मारना चाहता है तो उसको पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ के उसी वक्त पुलिस को देना चाहिए। ये लोग प्रयास करेंगे, ये लोग इनके हत्यारे भेजेंगे, ये लोग वहां विस्फोटक भेजेंगे, वो लोग इनको बदनाम करने का पूरा प्रयास करेंगे, मगर किसानों ने सतर्क रहना चाहिए। किसानों ने ये समझना चाहिए कि हम शांति प्रिय देश के लोग हैं, हम गुरु नानक देव के लोग हैं, हम बुद्ध के लोग हैं, हम गांधी के लोग हैं, हम इस देश को, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम बैठे हुए हैं। आप ये समझ लो कि इनकी गला पकड़ लिया और ये 6 महीने तक भी अगर नहीं मानते तो वो 6 महीने बैठे रहेंगे। ये बार बार अलग अलग नेताओं को पकड़ के ये धंधा कर रहे हैं कि इसको तोड़ा जाए, उसको तोड़ा जाए, उसके माध्यम से किया जाए। मगर इसका सबसे बड़ा जो जंग है, सबसे बड़ा जो धड़ा है इस आंदोलन का, वो सबसे बड़ा धड़ा ये समझ चुका है कि ये कानून को रद्द किए बिना या उसमें अमूलाग्र परिवर्तन किए बिना हमारा भला नहीं होने वाला है। ये कानून अंबानी के लिए और अडानी के हित के लिए बने हैं। ये जिनको शहरियों को नहीं समझ रहा है तो उनको नादान समझकर छोड़ दीजिए, उन पे प्रतिक्रिया मत करिए। वहां बैठे हुए लोगों को कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, और बाहर के लोगों को इनके सोशल मीडिया के जो भी संदेश आते हैं उस पर भीड़ पड़ना है, उसको समझ आना है और समझा देना है। ये मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं कि कोई अहिंसा नहीं, इनको सबक हिंसा से नहीं सिखाया जाता, अहिंसा से सिखाया जाता है, क्योंकि ये क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं। ये खुद अपने हाथ में शस्त्र नहीं लेते, ये आपके कंधों पर बंदूक रख के चलाते हैं। आप देख लेना, वहां किसी मुसलमान को भेजा जाएगा, किसी ऐसे हिंदू को, पागल को भेजा जाएगा, ये खुद नहीं जाएंगे और उसके वजह से वहां वायलेंस पैदा करने का प्रयास करेंगे। और मैं एक और बात उनसे कहना चाहता हूं, किसानों को, कि आप बहुत मर्दानगी से लड़ रहे हो, बहुत मर्दानगी से लड़ रहे हो। ये देश को आपने आजाद करवाया था। अब ये देश को, ये नई जो कंपनियां आई है, नया जो सल्तनत आया है, ये जो नए लुटेरे आए हैं, उनसे भी मुक्त करने का आप सरदार बने हो। आप वैसे भी सरदार हो और इसको मुक्त करने के लिए भी आप सरदारी कर रहे हो। आपके सरदारी को सैल्यूट है और हम आपके साथ में हैं। हम महाराष्ट्र में भी आपके जैसे प्रोग्राम आते हैं, उसके अनुसार यहाँ कार्यक्रम तय करते हैं और उसके अनुसार आज हम उपोषण पे भी हैं और हम सारे जगह धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सुबह से 2 जगह मैं विजिट करके आया हूं। आपने बोला तो मैं वो दूसरा तीसरे जगह बहुत दूर था, तो मैं बोला आपसे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि एक धरने से ज्यादा शक्ति आपके मीडिया में है, आपके सोशल मीडिया में है। तो इस मीडिया के माध्यम से भी हमारी बात सब जगह पहुंच जाए, इसलिए मैं विशेष तौर से आपसे बात करने के लिए वापस आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने बहुत ही अहम बातें कही। खास तौर पे हिंसा से बचने के लिए जो आपने नसीहत की, मशवरा दिया, ये बहुत अहम है। इसके अलावा जो गांधी के नजरिए के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं वो महज हड्डियां हैं और उसकी वजह से हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर और एक बात छूट गई जी बताइए। वहां जो लंगर चल रहा है, ये 550 सालों से चल रहे लंगर। उत्तर भारत में जितने जगह खिलाया जाता है वो लंगर ही खिलाता है। वहां मुसलमान भी खिला रहे हैं, वहां सरदार भी खिला रहे हैं, मगर ये कहाँ हैं जिनके मंदिरों पे कब्जे, ये जात कहाँ हैं? ये क्यों नहीं खिला रहे? क्या वो हिंदू नहीं है? वहां बैठे हुए किसान को हिंदू नहीं समझते हो? और आप पूछ रहे हो वहां घी कहां से आ रहा है और जिलेबी कहां से आ रही है और खाना कहां से आ रहा है और व्यवस्था कहां से आ रही है और वॉशिंग मशीन कहां से आ रही है? अबे सब है हमारे पास, हम कोई कंगले थोड़ी है। हम लूट के विरोध में बोल रहे हैं, हम इसके लिए नहीं बोल रहे कि मंदिर खोलो, हमको खाने के नहीं है, लाले पड़े, इसके लिए नहीं बोल रहे थे हम लूटो मत, हमको लुटाने का काम मत, लूटने का काम मत करो, ये रोको। इसके विरोध में हम संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम अपने धंधे के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम अपने अधिकार मांग रहे। तो ये समझने की जरूरत है कि हम खिलाने वाले लोग हैं, आटा और बेसन मांग के पलने वाले लोग नहीं है। अभी तक आप आटा और बेसन मांगते हो हम लोगों से, जब भी आपके चूल्हे जलते हैं, तो हमारे खाने पर निगाह या हमारे खाने पर सवाल उठाने का आपको हक है क्या? हमने अगर नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बहुत अहम बात कही आपने कि हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और आप धंधे के लिए मंदिर खुलवाने की बात करते हैं। लेकिन
इन मंदिरों की तरफ से अब जो किसान है, जो जाहिर है हिंदू है ज्यादा बड़ी तादाद में, उनको कोई खाना नहीं है देने वाले नहीं है। और शायद इन मंदिरों के चलाने वालों ने अपने आप को बीजेपी का समझ लिया है, हिंदू से भी ज्यादा वो बीजेपी के समर्थक शायद अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत वो शुक्रिया एटीएम है अविनाश सर, काकड़े जी। वो एटीएम जी है, उसमें खाली पैसे डाले जाते हैं। हमारे मंदिर मतलब एटीएम है, उसमें पैसे डालने का अधिकार सबको है, निकालने का कार्ड जिसके पास होता है वो पुजारी होता है। जी 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 जी, ये बहरहाल एक अजीब व्यवस्था है कि कोई सवाल नहीं करता उनसे कि कितनी आपकी आमदनी हुई और कहाँ खर्च किया। ये बहरहाल समाज को मालूम करना चाहिए, जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने कई बिंदुओं पर बहुत अहम चर्चा की और अपनी बात बहुत ही खुल करके रखी। और एक बात जो आपने कही कि प्रधानमंत्री जी को सिक्योरिटी का इंतजाम करें, हमारे ही बच्चे हैं, यानी किसानों के बच्चे हैं जो इन जगहों पर सब जगह सिक्योरिटी में हैं। बहरहाल देश की, प्रधानमंत्री की, सभी की सिक्योरिटी हो, लेकिन सबको अपना अधिकार मिले, अपना हक मिले। मैं समझता हूं यही देश को आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री आज कोई है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक इंसान नहीं है। इसलिए हमें उन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारे संविधान में है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अविनाश काकड़े जी अपनी बात बहुत ही खुल करके रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं और वो हकीकतें बताते हैं जो हमारे संविधान ने हमें सबको अधिकार दिए हैं, और उसको बहुत अच्छे अंदाज में देश के सभी लोगों को जोड़ करके चलने की बात करते हैं जो गांधी जी ने की थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।